नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसी व्यवस्था की जहां कोई भी कंपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी को करोड़ों रुपए दे सकती है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पैसा किसने दिया। ना जनता को पता चलेगा, ना विपक्ष को, ना मीडिया को। बस एक शर्त है, वो पैसा बैंक के रास्ते जाना चाहिए, एक खास तरह के बॉन्ड के जरिए। इसी व्यवस्था का नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। 2024 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को असंवैधानिक करार दिया और जब डेटा सार्वजनिक हुआ तो जो सच सामने आया उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। आज इस वीडियो में हम समझेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी, ये किसके फायदे के लिए बनाई गई, किन कंपनियों ने किसे कितना पैसा दिया और सबसे जरूरी, क्या ये सिर्फ चंदा था या एक सुनियोजित घोटाला। चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का ऐलान किया। इसका मकसद बताया गया राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाना। तर्क ये दिया गया कि पहले पार्टियों को कैश में चंदा मिलता था जिसका कोई हिसाब नहीं रहता था। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा बैंकिंग सिस्टम से गुजरेगा जिससे काला धन राजनीति में नहीं आएगा। सुनने में ये आइडिया अच्छा लगता है ना? लेकिन दोस्तों, जब आप डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि ये स्कीम पारदर्शिता लाने के बजाय पारदर्शिता को खत्म करने के लिए बनाई गई थी। समझते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती थी। कोई भी व्यक्ति या कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की चुनिंदा शाखाओं से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता था। ये बॉन्ड 1000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की अलग अलग वैल्यू में उपलब्ध थे। खरीदने वाले का नाम बॉन्ड पर नहीं लिखा होता था, बस एक यूनिक नंबर होता था। ये बॉन्ड खरीदने के बाद व्यक्ति या कंपनी इसे किसी भी राजनीतिक पार्टी को दे सकती थी और वो पार्टी इसे बैंक में कैश करा सकती थी। एक तरह से स्क्रैच कूपन टाइप, कि हमने आपको 500 का एक स्क्रैच कूपन खरीद के दे दिया, आप गए वहाँ पे उसको कैश करवा लिया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, पारदर्शिता किसके लिए थी और किसके लिए नहीं थी। आम जनता के लिए ये बॉन्ड पूरी तरह अनाम यानी एनोनिमस थी। जनता को तो कभी पता ही नहीं चलता था कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। विपक्षी पार्टियां भी ये जानकारी हासिल नहीं कर सकती थी, मीडिया भी नहीं कर सकती थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। चूंकि ये बॉन्ड SBI के जरिए ही खरीदे जा सकते थे और SBI एक सरकारी बैंक है, तो इसका मतलब था कि केंद्र सरकार के पास चाहे तो ये जानकारी उपलब्ध थी कि किसने कितने बॉन्ड खरीदे। यानी सत्ता में बैठी पार्टी को पता हो सकता था कि कौन सी कंपनी विपक्ष को चंदा दे रही है। अगर उसने बॉन्ड खरीदा और मेरे पास नहीं आया तो विपक्ष को गया है। लेकिन बाकी सबके लिए ये पूरे तरह अंधेरे में था। यही असली खेल था। पारदर्शिता सिर्फ जनता से छीनी गई थी, सत्ताधारी सरकार से नहीं। इस स्कीम को लेकर शुरू से ही सवाल उठने लगे थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और कॉमन कॉज जैसे NGO ने इसे तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। उनका तर्क था कि ये स्कीम नागरिकों के राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। अगर जनता को ये जानने का हक नहीं है कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को फंड कर रही है, तो जनता कैसे तय करेगी कि कोई पार्टी किसके इशारे पर नीतियां बना रही है। ये केस सालों साल सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहा। इस बीच 2018 से लेकर 2024 तक ये स्कीम बिना रुके चलती रही। हर चुनाव से पहले हजारों करोड़ रुपए के बॉन्ड बिकते रहे। फरवरी 2024 में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने सर्वसम्मति से इस स्कीम को असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम नागरिकों के सूचना के अधिकार का सीधा उल्लंघन करती है और इससे क्विड प्रो को यानी लेन देन की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। यानी कंपनियों द्वारा पैसा दिया जाता था और बदले में सरकार से फायदा मिल जाता था।
कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो तुरंत इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना बंद करे और अब तक बेचे गए सभी बॉन्ड्स का पूरा डेटा, यानी किसने बॉन्ड खरीदा, कब खरीदा और किस पार्टी को दिया, इलेक्शन कमीशन को सौंपे। अब यहाँ से कहानी में एक और मोड़ आता है। पहले तो एसबीआई ने कोर्ट से समय मांगा, ये कहते हुए कि बहुत डेटा है, इकट्ठा करने में समय लग जाएगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिखाया और साफ कहा कि तय समय सीमा के भीतर डेटा सौंपा जाए, तब मार्च 2024 में ही एसबीआई ने डेटा सौंप दिया और इलेक्शन कमीशन ने इसे सार्वजनिक भी कर दिया। और दोस्तों, जब ये डेटा सामने आया तो जो पैटर्न दिखा उसने बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं कुल कितना पैसा इस स्कीम के जरिए राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचा। 2018 से 2024 के बीच लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे गए। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड। इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी लगभग आधे से ज्यादा पैसा सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मिला, मतलब 6,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी को ही मिला। अब यहाँ एक पैटर्न बहुत साफ नजर आता है। कई ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने बॉन्ड खरीदे ठीक उसी समय के आसपास जब उन कंपनियों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी या सीबीआई की रेड पड़ी थी। यानी पहले कंपनी पर जांच एजेंसी की रेड पड़ती थी और उसके कुछ ही हफ्तों या महीनों के भीतर वही कंपनी करोड़ों रुपए के बॉन्ड खरीदकर सत्ताधारी पार्टी को चंदा के रूप में दे देती थी। इसका एक उदाहरण देखते हैं। ये तथ्य के साथ बात किया जा रहा है, ऐसे नहीं। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज नाम की एक कंपनी जो लॉटरी बिजनेस में है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार बनकर उभरी। इस कंपनी ने अकेले लगभग 1,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बॉन्ड खरीदे। दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी पर ईडी और आयकर विभाग की जांच चल रही थी और जांच शुरू होने के बाद ही इस कंपनी ने सबसे ज़्यादा डोनेशन देना शुरू किया। एक और बहुत बड़ा उदाहरण है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का, जो एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल रही है। इस कंपनी ने भी बड़ी मात्रा में बॉन्ड खरीदे और दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान इस कंपनी को कई बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स भी मिले। अब सोचिए दोस्तों, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? एक कंपनी पर रेड पड़ती है और वो डरकर या मैनेज करने के लिए करोड़ों का चंदा देती है और उसके बाद उसकी जांच धीमी पड़ जाती है या उसे नए सरकारी ठेके मिलने लगते हैं, तो क्या इसे चंदा कहा जाए या प्रोटेक्शन मनी यानी बचाव के लिए दी गई रकम? यही वो सवाल है जो कोर्ट ने भी उठाया और यही वजह थी कि इसे क्विड प्रो क्वो कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। कंपनी कानून के मुताबिक पहले ये नियम था कि कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल के औसत मुनाफे का सिर्फ 7.5% तक ही राजनीतिक चंदे के रूप में दे सकती थी। अगर पहला नंबर तो कंपनी मुनाफे में है तो उसका भी 7.5% तक ही। लेकिन 2017 में इस नियम को बदल दिया गया और अब कंपनियां बिना किसी लिमिट के, चाहे वो घाटे में हो या मुनाफे में हो, कितना भी चंदा दे सकती है। गजब। सोचिए इसका क्या मतलब है। अब एक ऐसी कंपनी में जो खुद घाटे में चल रही हो या जिसकी अभी अभी स्थापना हुई हो, वो भी करोड़ों रुपए चंदा दे सकती है। इससे सेल कंपनियों के जरिए पैसा घुमाने का रास्ता भी खुल गया। यानी कोई भी व्यक्ति एक शेल कंपनी बनाकर उसके जरिए बेनामी तरीके से किसी पार्टी को पैसा पहुंचा सकता था। यहाँ एक और डेटा पॉइंट दिलचस्प है। कई ऐसी कंपनियां सामने आई जिन्होंने अपने कुल मुनाफे से कहीं ज़्यादा रकम का चंदा दिया। इसका मतलब यही हो सकता है कि या तो ये कंपनियां किसी और के लिए पैसा पास थ्रू कर रही थी, यानी बिचौलिए का काम कर रही थी, या फिर ये पैसा किसी अघोषित स्रोत से आ रहा था। हमने 100 रुपये कंपनी में लगाए, 150 खर्चा हो गया, 50 रुपये घाटा में है और फिर भी मैंने दान कर दिया 200 रुपये। वाह। अब बात करते हैं, क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है या बाकी पार्टियां भी इस खेल में शामिल थी?
तो दोस्तों, ईमानदारी से कहे तो डेटा के मुताबिक लगभग सभी बड़ी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, डीएमके और कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी इस लिस्ट में शामिल थी। यानी ये कोई एक पार्टी का मामला नहीं है, ये पूरे राजनीतिक सिस्टम की खामी है। लेकिन जो चीज़ भारतीय जनता पार्टी को अलग करती है वो है मिलने वाले चंदे का पैमाना। बीजेपी को जो हिस्सा मिला वो बाकी सभी पार्टियों को मिलाकर मिले हिस्से से भी कहीं ज़्यादा था, और यही वजह है कि सत्ताधारी पार्टी पर सबसे ज़्यादा सवाल उठे, क्योंकि सत्ता में होने का सीधा फायदा उन्हें सबसे ज़्यादा मिला। अब एक और एंगल समझते हैं, मीडिया और जांच एजेंसियों का रोल। जब ये डेटा सार्वजनिक हुआ तो कई स्वतंत्र पत्रकारों और डेटा जर्नलिस्ट ने इसका गहराई से विश्लेषण किया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव, न्यूज़ लॉन्ड्री जैसे स्वतंत्र मीडिया संस्थानों ने कई ऐसी कंपनियों की पहचान की जिनका सीधा संबंध सरकारी ठेकों, लाइसेंसों या नियामक फैसलों से जुड़ा हुआ पाया गया। एक और चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया, कई फार्मा कंपनियों ने भी बड़ी मात्रा में बॉन्ड खरीदे। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ कंपनियां वो थी जिन पर घटिया क्वालिटी की दवाइयां बनाने के आरोप लगे थे या जिनके प्रोडक्ट्स को लेकर सरकारी जांच चल रही थी। सवाल उठता है, क्या चंदा देने से रेगुलरिटी जांच पर असर पड़ा? अब बात करते हैं सरकार के बचाव की। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और डेटा सार्वजनिक हुआ तो सरकार और बीजेपी की तरफ से सफाई दी गई कि ये सिर्फ एक वैध चंदा प्रणाली थी और सभी कंपनियों ने कानूनी तरीके से बॉन्ड खरीदे। उनका तर्क था कि पहले कैश डोनेशन का सिस्टम ज़्यादा अपारदर्शी था और इलेक्टोरल बॉन्ड से कम बैंकिंग सिस्टम के जरिए ट्रांजैक्शन तो ट्रैक हो पा रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक तार्किक खामी है। अगर मकसद सच में पारदर्शिता होता तो जनता से जानकारी क्यों छुपाई गई? अगर चंदा वैध है तो उसे सार्वजनिक करने में डर किस बात का? ये तर्क अपने आप में खोखला साबित होता है, क्योंकि पारदर्शिता का मतलब है कि जनता को जानकारी मिले, ना कि सिर्फ बैंकिंग सिस्टम को। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे विवादास्पद पहलू पर, क्विड प्रो को के आरोप पर। क्विड प्रो को का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ। यानी अगर कोई कंपनी किसी पार्टी को पैसा देती है और बदले में उसे कोई सरकारी फायदा, कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस या जांच में राहत मिलती है तो इसे भ्रष्टाचार माना जाता है। रिसर्चर्स और पत्रकारों ने कम से कम कुछ दर्जन ऐसे मामलों की पहचान की जहां बॉन्ड खरीदने के समय और सरकारी फैसलों के बीच एक साफ पैटर्न नजर आया। हालांकि ये साबित करना मुश्किल है कि हर मामले में सीधा लेन देन हुआ, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम खुद इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसमें ट्रांसपेरेंसी ना के बराबर हो। यानी यही स्कीम अपने आप में सबूत मिटाने का एक जरिया बन गई थी। अब एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले का भविष्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पूरी तरह बंद कर दी गई। लेकिन दोस्तों, स्कीम बंद होने का मतलब ये नहीं कि सिस्टम में सुधार हो गया। सवाल ये है कि अब आगे राजनीतिक चंदे के लिए कौन सी नई व्यवस्था लाई जाएगी? क्या फिर से कैश डोनेशन का पुराना सिस्टम वापस आएगा जो उससे भी ज़्यादा अपारदर्शी था, या कोई नई स्कीम बनेगी जो वाकई पारदर्शी हो, जहां जनता को पता हो कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना पैसा दे रही है? एडीआर और अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों की मांग है कि अब एक ऐसी व्यवस्था बने जहां हर डोनेशन पब्लिक डोमेन में हो, रियल टाइम में उपलब्ध हो और कोई भी नागरिक इसे आसानी से देख सके। यही असली पारदर्शिता होगी। अब जरा सोचिए दोस्तों, इस पूरी कहानी का बड़ा पिक्चर क्या है? एक तरफ हमें बताया गया कि ये स्कीम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए लाई गई, दूसरी तरफ इसी स्कीम के जरिए ऐसी कंपनियां जिन पर जांच चल रही थी वो करोड़ों का चंदा दे पाई बिना किसी को पता चले। एक तरफ हमें कहा गया कि ये पारदर्शिता है, दूसरी तरफ सिर्फ जनता से जानकारी छुपाई गई।
जबकि सत्ताधारी सरकार के पास बैंकिंग सिस्टम के जरिए ये डेटा एक्सेस करने का रास्ता मौजूद था। जबकि सत्ताधारी सरकार के पास बैंकिंग सिस्टम से ये डेटा एक्सेस करने का रास्ता मौजूद था। यही असली विडंबना है इस पूरे मामले की। ये एक स्कीम जो पारदर्शिता के नाम पर लाई गई, यही असली विडंबना है इस पूरे मामले की। एक स्कीम जो पारदर्शिता के नाम पर लाई गई, वो असल में लोकतंत्र की सबसे बुनियादी जरूरत यानी जनता को जानने का अधिकार, उसी को कुचलने के लिए इस्तेमाल हुई। दोस्तों, लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ वोट डालने भर का नाम नहीं है। लोकतंत्र में ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि हमारे नेता, हमारी सरकारें किसके पैसों से चल रही हैं। क्योंकि जब कारपोरेट्स गुपचुप तरीके से करोड़ों रुपए किसी पार्टी को देते हैं, तो सवाल ये उठता है, वो पार्टी सरकार में आने के बाद नीतियां जनता के लिए बनाएगी या उन कंपनियों के लिए जिन्होंने उसे फंड किया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सिर्फ एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नहीं है, ये एक सीधा सवाल है हमारे लोकतंत्र की नींव पर। क्या हमारा लोकतंत्र सच में जनता के लिए काम कर रहा है या कुछ चुनिंदा कॉरपोरेट्स और सत्ताधारी वर्ग के गठजोड़ के लिए? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग समझ सकें कि उनका वोट और उनका पैसा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है, राजनीतिक चंदे में असली पारदर्शिता कैसे लाई जा सकती है। और हाँ, ये पैसा हमारा ही है, क्योंकि कंपनियां भी हमसे प्रोडक्ट के परचेजिंग के रूप में पैसे लेती है, सर्विस के परचेजिंग के रूप में पैसे लेती है, टैक्स के रूप में सरकार पैसे लेते हैं। तो सब पैसे जनता के ही मेहनत के द्वारा कमाए गए पैसे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।